ग्राफ डिस्कस करने से पहले ग्राफिकली हम कुछ कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि ग्राफिकली डोमेन किसको बोला जाता है, ग्राफिकली रेंज किसको बोला जाता है। ये एक दो पॉइंट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ में चढ़ेंगे अपना। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा अभी क्या करेंगे, सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। डोमेन का मतलब तो हमें पता चल गया था, ग्राफिकली डोमेन का मतलब क्या होता है। और अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े अच्छे से सुनना है। ठीक है, द सेट ऑफ द सेट ऑफ एक्सेप्टेबल द सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, द सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x for which the function is defined। वो सारे के सारे x का एक्सेप्टेबल वैल्यू जिसके वजह से वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, उन सारे x का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम उसको, ये तो हो गया डेफिनेशन। ग्राफिकली क्या मतलब होता है, ग्राफिकली डोमेन इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, ग्राफिकली डोमेन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी ग्राफ हमें दिया जाए, उस ग्राफ का अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखेंगे, जो प्रोजेक्शन हमारा निकलेगा वही हमारा डोमेन होगा। मैं हल्का फुल्का एक दो एग्जांपल बताता हूं नॉर्मल सा। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने ऐसा एक वैल्यू ले लिया, ये चलिए ले लेते हैं 2, ये चलिए ले लेते हैं 3। ठीक है, ये x और ये y। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा, 5 ले लेते हैं, चलिए 9 ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं। चलिए, ये ओपन सर्किल और फील्ड सर्किल का मतलब आप लोगों को पता है या नहीं पता है। अगर कहीं पे ऐसा लिया गया मतलब वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और अगर कहीं पे ऐसा ऐसा फील्ड किया गया मतलब क्या, वैल्यू इज इंक्लूडेड, उस वैल्यू को इंक्लूड किया गया है, वैल्यू इज इंक्लूडेड। मैं ग्राफ के बारे में बता रहा हूं। और कहीं पे अगर सिंपली ऐसा दिया गया, ना कोई ओपन सर्किल है ना कोई फील्ड सर्किल है, तो ग्राफ इज कंटिन्यूअस। ग्राफ जो है अभी भी बढ़ रहा है कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा जाए कि इस जो ग्राफ है, ये जो पहला फंक्शन दिया हुआ है, इसका बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब इस ग्राफ का अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि हमें क्या दिखाई देगा, ये 2 से लेकर 3 तक वैल्यू आ रहा है, 2 से लेकर 3 के बीच में कोई भी कटपिट नहीं आ रहा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। यानी कि x में कहां से कहां तक डिफाइंड है, कहां से कहां तक x में ग्राफ दिखाई दे रहा है, 2 से लेके 3 तक दिखाई दे रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 2 से लेके 3। डोमेन मतलब x का वैल्यू सिंपली। और जहां पे फील्ड सर्किल दिया गया मतलब वो वैल्यू एक्सेप्ट किया गया है, जहां पे ओपन सर्किल दिया गया मतलब वो वैल्यू नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो हम लोग ऐसा ब्रैकेट यूज करेंगे। दूसरा वाला देखिएगा, इसमें डोमेन के बारे में पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा चीजें समझ में आएगा, बट देरी है ध्यान से सुनने की, तो इसलिए आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला केस में हमें बोला गया है कि इसमें डोमेन और फंक्शन निकाल, सॉरी इसमें डोमेन निकालिए, रेंज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले डोमेन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया डोमेन निकालिए, तो डोमेन निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइंड है। तो कहां से कहां तक डिफाइंड है मतलब सबसे पहले 5 से लेकर 9 तक ग्राफ दिखाई दे रहा है, फिर 12 के आगे ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 से लेकर 9 तक दिखाई दे रहा है, फिर 12 के आगे ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि सबसे पहला डोमेन जो होगा हमारा 12, 5 से लेकर 9 तक एक आएगा, तो 5 से लेकर 9 तक, तो 5 से लेकर 9 तक हमने लिख दिया। 9 में ओपन और 5 में क्लोज, क्यों, क्योंकि इसमें फील्ड सर्किल है और इसमें फील्ड सर्किल है और इसमें ओपन सर्किल है।
दूसरा, उसके बाद हमें यूनियन, और क्या होगा डोमेन में 12 से लेके आगे। अब देखिए 12 के बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया गया, ना फील्ड सर्किल का ना ओपन सर्किल का, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मैंने बताया था कि ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अब ग्राफ ऐसे बढ़ते 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 कहां तक चला जाएगा, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12 से लेके इन्फिनिटी तक आगे का वैल्यू। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो 12 में हमारा फील्ड सर्किल आ रहा है, फील्ड सर्किल आ रहा है मतलब 12 पे क्लोज, और इन्फिनिटी पे हमारा हमेशा ओपन सर्किल आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ डोमेन्स की किस तरीके से हम ग्राफ से देख के उसका डोमेन निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा ग्राफ है, जो भी हमारा ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में कहां से लेके कहां तक वो डिफाइंड है एक्स में, वही चीज हमारा डोमेन हो जाएगा। आया समझ में? यस सर, आ गया। चलिए अब मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, एक और टाइप के ग्राफ आता है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, चलिए ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू ई टू दी पावर x, और इसको देख के बताइए कि इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए। इसका सर डोमेन ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, वेरी गुड। इसका डोमेन क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए कहीं पे डार्क सर्कल या फिल सर्कल नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी अगर डार्क सर्कल और या फिर ओपन सर्कल अगर नहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब वो कंटिन्यूअस है, वो बढ़ रहा है। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते कहां चला जाएगा, इंफिनिटी तक, और ये पीछे बढ़ते बढ़ते कहां चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। यानी कि x का जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक पूरा का पूरा वैल्यू आ रहा है, और माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक पूरे के पूरे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। अब देखिएगा एक चीज और होता है इसमें, ठीक है, ग्राफ जो होता है, ग्राफ जो होता है, अगर ग्राफ को हम लोग ऐसे करके बनाते हैं तो उसका मतलब है कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। ये जाके एक्स एक्सिस को कहां पे मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीट करेगा। अगर ग्राफ मान लीजिए हम लोग ऐसे बना देते हैं तो उसका मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। तो ये दो अलग अलग और टाइप्स है जिसको याद रखिएगा। ग्राफ ऑलवेज अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड इट विल मीट एक्स एक्सिस एट माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये ऐसे छोटा होते 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 जा रहा है, जाके माइनस इंफिनिटी पे एक्स को मीट करेगा, बट वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये ग्राफ क्या रहेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ किया गया। ये भी ग्राफ जो है ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ग्राफ विल ऑलवेज लाई अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना पड़ेगा। दूसरा यहां पे देखिए, अगर एक्स एक्सिस को किसी भी कारण से कट कर दिया जाता है, मतलब ये क्या है, ग्राफ लाई, ग्राफ ऑल्सो लाइज बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे भी लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस टाइप के दो चीजें हैं। तो हमने 3-4 पॉइंट सीखे अभी। पहला पॉइंट क्या सीखा कि डोमेन किसको बोला जाता है, जो भी एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू आएगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। दूसरा चीज, रेंज किसको बोला जाता है, सॉरी रेंज अभी तक नहीं पढ़े। दूसरा चीज, ग्राफ में किस तरीके के दिख सकता है, एक हो सकता है ओपन सर्किल और एक हो सकता है फील्ड सर्किल। ओपन सर्किल या फील्ड सर्किल कहीं पे लगा दिया मतलब ग्राफ वहां पे स्टॉप हो गया, उसके आगे ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, ग्राफ स्टॉप्स। ठीक है, ग्राफ वहां पे रुक गया। अब ग्राफ यहाँ पे रुकने के बाद ये वैल्यू लिया गया है या नहीं लिया गया, वो कैसे पता चलेगा, ये फील्ड सर्किल मतलब वैल्यू लिया गया है, जब वैल्यू लिया जाता है तो क्लोज ब्रैकेट, और अगर ये ओपन सर्किल मतलब वैल्यू नहीं लिया गया, वैल्यू नहीं लिया गया मतलब ओपन ब्रैकेट। दूसरा चीज, अगर कोई भी स्टॉप नहीं दिख रहा है, यानी कि या फील्ड सर्किल या ओपन सर्किल कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ग्राफ इज मतलब कंटिन्यूअसली वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और देखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब ग्राफ जो है कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, और अगर ऐसे करके कहीं पे भी थोड़ा सा भी कट मार दिया जाता है तो उसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे अब जा सकता है। ठीक है, तो ये डोमेन के बारे में देखा और हल्का फुल्का ग्राफ के बारे में देखा। अब रेंज के बारे में देखते हैं कि रेंज क्या होता है हमारा ग्राफिकली। सबसे पहले रेंज क्या होता है उस चीज को देखते हैं, रेंज। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल obtained values of
वेरिएबल y। ठीक है, जितना भी x का वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे, x का वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ना कुछ y का वैल्यू ऑब्टेन होगा, और उसी y का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। उसी y का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज। और ग्राफिकली क्या मतलब होता है इसका, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ग्राफिकली हमें क्या पता चलेगा? ग्राफिकली रेंज इज द ग्राफिकली रेंज इज द पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। ठीक है, पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। ग्राफ जो y एक्सिस वाला पोर्शन कवर करता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो ग्राफ का प्रोजेक्शन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ कुछ एग्जांपल हम सिंपल सा आसान सा भाषा में बना के देख लेते हैं। चलिए यही वाला ले लेंगे। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहले छोटा छोटा लेते हैं, छोटा छोटा चीजों से समझते हैं पहले। चलिए 2, चलिए 5, 2 लेने पे मान लेते हैं इधर आ गया 6 और इधर आ गया 12। ठीक है, इस ग्राफ को देखने में क्या लग रहा है? सबसे पहले बड़ा ही सिंपल सा हमने ग्राफ लिया। इस ग्राफ को देखने में लग रहा है कि इसका जो x का वैल्यू है वो 2 से लेके 5 तक है। बस x का वैल्यू 2 से लेके 5, दोनों फील्ड सर्किल, मतलब दोनों पे क्लोज्ड। और इसी में अगर y का वैल्यू देखूंगा तो कहां से लेके कहां तक जा रहा है? 6 से लेके 12 तक जा रहा है। तो y का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली कहां से कहां तक है? 6 से लेके 12 तक है। जो x का वैल्यू हो गया वो हमारा हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन, जो कहां से कहां तक? 2 से लेके 5 तक। और जो हमारा y का वैल्यू हो गया वो हमारा रेंज हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन कहां से कहां तक? 6 से लेके 12 तक। ठीक है, ये हमारा डोमेन और रेंज। क्योंकि डोमेन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हर चीज पे हम लोग डोमेन के बारे में देखते हुए जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए इसमें से मेरे को देख के बताइए, ये जो सेकंड वाला केस मैंने बनाया ब्लैक वाला ग्राफ, इसमें से मेरे को बताइए कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए इसका? जल्दी बताइए। 2 से लेके 9 तक, यूनियन 12 से लेके इंफिनिटी तक। 2 से लेके 9, अब किस में कौन सा ब्रैकेट लगेगा? 9 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा कि ओपन ब्रैकेट? फील्ड सर्किल पे कौन सा ब्रैकेट लगता है? 2 पर ओपन ब्रैकेट लगा और 9 पे क्लोज। और इधर 12 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा डोमेन। 12 से लेके ये हमारा डोमेन भी निकल गया। हमसे पूछा जाए कि रेंज बताइए, रेंज क्या होना चाहिए? रेंज क्या होना चाहिए? y रेंज बताइए। 1 to 5 और 7 से 1 से 5 यूनियन 7 to इंफिनिटी। यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ऊपर बढ़ते जा रहा है, ऊपर कहां तक? इन्फिनिट तक चला जाएगा। ये समझ में आया ग्राफ हल्का फुल्का किस तरीके से काम करते हैं, ग्राफ से कैसे देख के हम लोग रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीजें और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। ठीक है, चलिए वही वाला ग्राफ ले लेते हैं ऐसे। इसमें बताइए डोमेन तो हमने निकाल लिया था, डोमेन तो हमने निकाल लिया था, इसमें बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ठीक है, रेंज बताइए क्या होगा इसमें। रेंज बताइए। सर रेंज में वही होगा। पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, चलिए यस। वेरी गुड। और नो कोई? सर, हाँ बताइए। वहाँ पे y का वैल्यू डिफाइन रहेगा, जहाँ पे कट के जाए तब। मैंने वैल्यू पूछा है कि वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू बताइए आप, वैल्यू क्या आ सकता है, क्या होना चाहिए वैल्यू, सोचिए थोड़ा सा। पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए पॉजिटिव रियल नंबर बोला गया, अंकित ने भी पॉजिटिव रियल नंबर बोला। आगे बताइए, और किसी का कोई आंसर, एनीवन एल्स विद डिफरेंट आंसर्स। देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ में y का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहला चीज। अब देखिए ये तो ऐसे करके जा रहा है, ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा और ये जाके कहां पे मिट करेगा, इन्फिनिटी पे मिट करेगा। तो y का वैल्यू अगर देखूंगा तो जीरो को जाके इन्फिनिटी पे मिट करेगा, यानी कि जीरो वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल है नहीं। और y का वैल्यू देखिए, आप ग्राफ को कहीं भी ले लीजिए और देखिए कि y का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लूंगा तो ये ग्राफ में पॉइंट आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा, क्या ग्राफ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ऐसे ऐसे करते 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 तो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे लूं तो मैं देखूंगा कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहीं ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, कहीं नहीं है। पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो वाई का वैल्यू और कहीं पे कट पिट भी नहीं है ग्राफ में। तो y का वैल्यू जो है वो जीरो से लेके कहां तक आएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक आएगा। ठीक है, जीरो वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है जीरो हो रहा है इंफिनिटी पे जाके। तो जो पॉजिटिव रियल नंबर बोला गया, दैट्स द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीरो से बड़ा मतलब सारा चीज क्या होता है, पॉजिटिव। देन आवर रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन में पूछता हूं आप लोगों से। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है, ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का। अगर log ऑफ x का ग्राफ बनाए तो log ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है log ऑफ x का ग्राफ, थोड़ा सा और अच्छा बनेगा ये। ऐसा, ये हमारे पास पॉइंट होता है 1,0, बट इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ये ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब बताइए इसमें डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए इस वाले ग्राफ को देख के। डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और रेंज रेंज रियल नंबर होगा। वेरी गुड, डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि x का वैल्यू डोमेन में देखते हैं तो x का वैल्यू जीरो से आगे तक जा रहा है और जीरो नहीं हो पाएगा। जीरो कब हो पाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे। बट अगर रेंज को देखें, y का वैल्यू देखें तो पॉजिटिव में भी जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है, सारा का सारा। तो रेंज अगर हम लोग देखें, यानी कि y का वैल्यू अगर देखें तो ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था हमारा रेंज का मतलब और ये था हमारा डोमेन का मतलब। ठीक है, ये था हमारा रेंज और डोमेन का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब एक दो पॉइंट हमारा और होता है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो चीज भी काम आ जाता है और वो चीज भी हमारा काम आएगा आगे जाके कहीं ना कहीं। रूट होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, रूट जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब में पढ़ते हैं। रूट, रूट का मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच y इक्वल टू जीरो। ऐसा x का वैल्यू जिसके लिए y इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर किसी भी पॉइंट का y इक्वल टू जीरो हो जाए तो बताइए वो कहां पे लाई करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ग्राफिकली क्या हो जाता है, ग्राफिकली रूट, ठीक है, इज द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ग्राफिकली रूट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of graph with x axis। ठीक है, ग्राफिकली रूट का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली रूट का मतलब होता है कि ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट। अब बताइए जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1। तो हमें बोला गया रूट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछा जाए कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x का रूट क्या होगा, तो रूट हमारा हो जाएगा रूट इज इक्वल टू x इक्वल टू 1। आया समझ में? जितना भी ग्राफ हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा रूट होगा। क्लियर है? समझ में आया? रूट का मतलब समझ में आएगा आगे कि नहीं आया? आ गया। वेरी गुड। एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको बोर्ड्स वाले बुक में अच्छे से मिलेगा नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड वाला सब, ठीक है? तो इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो रूट के बारे में भी हमने हल्का फुल्का, एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, हमने इसी में देख लिया, ठीक है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है? ये एक पॉइंट है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है? आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? कॉस ऑफ एक्स फंक्शन है कि नहीं? बोला जाएगा कि नहीं? यस सर। अब बोला जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि उसका मतलब क्या होगा? वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है? अगर मेरे को बोला जाता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है? एक्चुअली में बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू के बारे में बोला जा रहा है कि नहीं? क्लियर है? इतना समझ में आया? और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते समय हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ग्राफ बनाते समय हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो अगर हमें पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स। और कॉस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? y। तो इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ y। तो कभी भी वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला जाए तो हम किसका वैल्यू को चेक करेंगे? y का वैल्यू को चेक करेंगे। आया समझ में? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब किसका वैल्यू? y का वैल्यू, ठीक है? तो चलिए कॉस ऑफ एक्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? इसको चलिए हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको चलिए हम लोग ले लेते हैं y एक्सिस, ठीक है? ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है? कॉस ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? वो सारे चीजें याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है? ये हमारे पास होता है कितना? -π/2, और ये हमारे पास होता है कितना? -π। चलिए इतना काफी है। ये वाला पॉइंट कितना होता है? 1। बहुत बढ़िया। और ये नीचे वाला कितना होगा? -1। ठीक है? इस ग्राफ को अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का। अगर y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? y में ग्राफ मैक्सिमम कितना दूरी तक जा पा रहा है? y का वैल्यू कितना तक? 1 तक। और मिनिमम y का वैल्यू -1 तक जा रहा है। तो यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर हमें पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि y का वैल्यू कहां तक जा रहा है मैक्सिमम, तो y का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू y, ठीक है? अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर हमें पूछा जाए तो मिनिमम हम लोग देखेंगे y का वैल्यू कहां तक जा रहा है, तो वो हो गया -1,
ठीक है। और यही y का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, cos ऑफ x का वैल्यू। तो यहाँ भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो cos ऑफ x का वैल्यू होता है वो -1 से लेके 1 तक ही होता है। ठीक है, cos ऑफ x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। आया समझ में, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। अब इसमें बताइए, ये जो log ऑफ x में लिखा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, y मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं f मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा इसमें, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का वैल्यू हमें पता नहीं रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्या एफ मिनिमम यहां पे निकाल सकते हैं हम लोग? माइनस इन्फिनिटी, No, sir. इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस वाले पे आते हैं। यहां पे एफ मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता। एफ मिनिमम कितना होगा इसमें, 0। जीरो। अब देखिएगा ध्यान से, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये जीरो को कहां पे, जीरो कहां पे होगा ये, यानी कि y का वैल्यू जीरो कहां पे होगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाके। ये ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। तो वो वैल्यू कभी मिलेगा, अगर इन्फिनिटी नहीं पता है तो जीरो वैल्यू कैसे पता होगा। तो इस केस में भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए कुछ चीजें हम लोग और देखते हैं। अगर इस वाले में पूछा जाए कि एफ मैक्सिमम, तो इस वाले केसेस में एफ मैक्सिमम में कितना लिखूंगा, 12। बहुत बढ़िया। इस वाले केसेस में एफ मिनिमम कितना लिखूंगा, 6। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों में फील्ड सर्किल है, तो दोनों में फील्ड सर्किल है मतलब वो वैल्यू एग्जैक्टली पता है। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि एफ मिनिमम कितना होगा तो हम 2 नहीं बोल सकते, सॉरी 1 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वैल्यू नहीं लिया जा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चीजें हमें नहीं पता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। तो ये था हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में हल्का फुल्का। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने डोमेन के बारे में पढ़ा, हमने रेंज के बारे में पढ़ा ग्राफिकली, हमने रूट के बारे में पढ़ा ग्राफिकली, हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ा ग्राफिकली। ठीक है, और कुछ जानने की जरूरत है क्या, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अभी क्या ग्राफ के बारे में डायरेक्टली जाते हैं, आगे हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बाकी सारा चीजें सीख लेंगे। अभी हम लोग ग्राफ में एंट्री करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ के बारे में जानकारी लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री ग्राफ्स। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हुए जाएंगे। सारे ग्राफ्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि सारा ग्राफ कैसा दिखता है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और वो बस आप लोग को याद रख लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सारा का सारा ग्राफ जो है बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि ये आगे जाके हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे, तो वो सब जगह में जरूरत पड़ेगा ग्राफ। तो ग्राफ को एकदम बाय हार्ट करके याद कर लेना, ताकि दोबारा हमें आगे जाके नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, और सबको क्या करना है, वी शुड रिमेंबर दिस ग्राफ्स। मैं पहले बता दे रहा हूं, सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास आएगा उसका नाम होगा कांस्टेंट फंक्शन। उसका नाम होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी मान लेते हैं कांस्टेंट हो जाता है, 5 इस तरीके का एग्जांपल। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 या फिर y इक्वल टू 5 या फिर y इक्वल टू -2, कुछ भी इस तरीके का जो एग्जांपल होता है, सॉरी इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कि एफ एक्स का वैल्यू जो है कांस्टेंट नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और इन सब का ग्राफ कैसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। इन सब का जो ग्राफ होता है वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ इज ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अभी कुछ एक आध दिन या एक दो क्लास जो है आप लोगों का ग्राफ में ही चलेगा, तो एक दो दिन जो है आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग सिर्फ ग्राफ के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, तो आप लोग को याद रखना है सारा का सारा चीज है। ठीक है, अब जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाए एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो यानी कि ये ग्राफ जो है उसका y का वैल्यू हमेशा 5 होना चाहिए, तो वो 0,5 पॉइंट से पास करेगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 5 का। ठीक है, y इक्वल टू 5 का में ग्राफ हो गया। क्या क्या इसमें कोई मेरे को बता पाएगा कि इसका डोमेन क्या हो सकता है इस ग्राफ से? डोमेन क्या होगा इसका? रियल नंबर होगा। रियल नंबर, वेरी गुड, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा? 5, रेंज सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, और कोई एक नंबर होता है तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों 5? क्योंकि देखिए y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिल रहा है, 5 के अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, हम अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे तो उसका भी 5 आएगा, यहाँ पे कोई, तो हर जगह हमें क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, तो इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, 5। ठीक, उसी तरीके से अगर y इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाना चाहे तो -2,0 सॉरी 0,-2 से पास करेगा, तो इसी तरीके से बाकी सारे ग्राफ्स हमें मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास लीनियर फंक्शन। दूसरा हमारे पास आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप लोग को पता है कि लीनियर कैसा दिखता है, लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, लीनियर फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है, ये कुछ ए एक्स प्लस बी इस तरीके से दिखेगा, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन हो गया हमारा। अब जब ये लीनियर फंक्शन हमारा बना, ध्यान से देखिएगा, लीनियर फंक्शन में ऑलरेडी आप लोग को स्ट्रेट लाइन में पढ़ा ही चुका हूं। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 कुछ भी ले लीजिए, या y इक्वल टू x प्लस 2 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बनता है लीनियर फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, चलो हमारा x एक्सिस, और ये हमने ले लिया हमारा y एक्सिस। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखेगा कुछ इस तरीके का। मान लेते हैं ये हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बनेगा, ये इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। बाकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू mx प्लस c वाले केस में जैसा बनता है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये याद रखना है। सारा का सारा चीजें आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर किसी को कोई भूल गया है कि सर ग्राफ कैसे बनता था, हमको याद दिला दीजिए, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को याद दिला सकता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था बहुत स्पेशली कि हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो हमें 2 पॉइंट निकालना है। सबसे पहले अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 2, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 0,2। दूसरा, अगर y का वैल्यू 0 कर दिया तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0 कर दिया तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2, तो -2,0 दूसरा पॉइंट। तो 2 पॉइंट मिल गया, 0,2, 0,2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, -2,0 मतलब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन को जब हम ज्वाइन कर देंगे हमारा क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा, इतना में काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा हो गया 0,2, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा हो गया -2,0, और ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू x प्लस 2। किस तरीके से ग्राफ बनाना होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा था, तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो गया हमारा लीनियर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, जो हमारा लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, बट दैट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का एक स्पेशल खूबी आ जाता है कि वो लाइन जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है,
उसके बाद अगला जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा ये सब भी ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा चीजें। थर्ड नंबर क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, सबसे पहला चीज क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा दिखता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? ए नॉट इक्वल टू जीरो इस कारण से क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या नहीं रह पाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तब तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। बट हमें कौन सा चाहिए? क्वाड्रेटिक, तो इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, बस क्वाड्रेटिक वाला खत्म करेंगे हम लोग, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। तो वीडियो जैसे ही बंद होता है तो वापस से उसको ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों ने पैराबोला पढ़ रखा है और पैराबोला में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक ऐसा लिखा था, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, इज आइदर, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज आइदर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा, एक तो जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा ये तो कंफर्म है कि वो पैराबोला होगा, और पैराबोला में से क्या क्या पैराबोला हो सकता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड, यानी कि उसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा या नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा। कब कौन सा कंडीशन बनता है ये भी चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये हो जाएगा ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया ओपनिंग अपवर्ड, यानी कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये हमारा x और ये हमारा y। ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हमारा क्वाड्रेटिक क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा? आइदर ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर ए नेगेटिव होता है तो इस तरीके से बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो दो तरीके का ग्राफ बनता है हमें, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ऐसा बनेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ए नेगेटिव मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना है, ओपनिंग डाउनवर्ड। यानी कि हमारा जो ग्राफ है पैराबोला का, अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऊपर की तरफ बनेगा, ए लेस देन जीरो हुआ तो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। इतना तक तो ठीक है, चलिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक में कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं? 3 सर। 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं, ठीक है। केस 1, सबसे पहला रूट होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है? रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज होता था जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोग को याद होगा। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोला जाता था? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत बढ़िया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुआ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा बनेगा? ग्रेटर देन 0। रूट्स रियल एंड इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा बनेगा? इक्वल टू 0। रूट्स रियल एंड इमेजिनरी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा बनेगा? लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डी, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। अब रूट्स का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले, रूट्स का मतलब क्या था? रूट्स का मतलब क्या था ग्राफिकली? The intersection of a graph. इंटरसेक्शन ऑफ ए ग्राफ विथ X-axis. एक्स एक्सिस। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला चीज, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया है, यानी कि रूट जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, यानी कि रूट जो है एक्स एक्सिस पे दिखाई देता है। रूट कहां पे दिखाई देता है? रूट एक्स एक्सिस पे दिखाई देता है। ठीक है, हमारा जो भी रूट होता है, रूट किस में दिखाई देता है? एक्स एक्सिस में दिखाई देता है। ध्यान से सुनिएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि एक्स एक्सिस में जितना इंटरसेक्ट होता है उतना रूट आता है। तो एक तो क्वाड्रेटिक का 2 रूट होता है और रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग जगह पे कट करेगा। ठीक है, तो दोनों रूट जो है रियल तो होगा और अलग अलग दिखेगा। रियल एंड इक्वल, रियल मतलब एक्स एक्सिस का तरफ उसका कुछ ना कुछ दिखेगा, और इक्वल मतलब क्या होगा? दोनों रूट इक्वल है, मतलब दोनों रूट क्या करेगा? एक ही पॉइंट पे आएगा। तो इस केस में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो चीज रियल नहीं होता है, जो चीज वास्तविक नहीं होता है, दैट इज काल्पनिक। ठीक है, तो जो चीज काल्पनिक है यानी कि जो चीज इमेजिनरी है वो तो एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिखेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर रूट नहीं दिखेगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा। और ये सारा का सारा जो कंडीशन हमने बताया है सब में क्या है? ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ओपनिंग अपवर्ड। उसके बाद इस केस में क्या है? डी ग्रेटर देन 0 है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस केस में क्या है? डी इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट। और इस केस में क्या है? डी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। अब इसी कंडीशन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई, सर साउंड नहीं आ रहा था। वाई एक्स और ये वाई। ठीक है, अब अगर a लेस देन 0 हो जाए और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो कुछ इस तरीके से आएगा। a d ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस को कट करेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे दो अलग अलग रूट आएगा। दैट मींस व्हाट? ये a लेस देन 0 हो गया बट d का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। इस केस में कैसा होगा? एक तो रूट्स इक्वल आना चाहिए, तो रूट्स इक्वल आना चाहिए मतलब क्या करेगा? x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। तो ग्राफ नीचे की ओर बना हुआ है मतलब सबसे पहले a लेस देन 0 और ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब d इक्वल टू 0। दूसरा चीज, रूट्स अगर इमेजिनरी है तो x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है, x एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके का कंडीशन बनेगा। अगर इस तरीके का कंडीशन बना तो एक तो ग्राफ नीचे की ओर मुड़ा हुआ है मतलब a लेस देन 0 और ग्राफ में कोई भी रियल रूट्स नहीं है मतलब d लेस देन 0। तो ये कुछ कुछ कंडीशन है एक आध, ठीक है, जिसको हमने लिख लिया। क्वाड्रेटिक में और तीन चार तरीके के ग्राफ्स, तीन चार पॉइंट्स हमें इस ग्राफ में जानने हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए क्या करते हैं हम लोग, इतना ही पढ़ते हैं और ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी तक हम लोग फंक्शन का बस हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन टाइप से कुछ ना कुछ देख रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे कि डोमेन को भी निकाल रहे थे, रेंज को भी निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे? प्रॉपर तरीके से फंक्शन को पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से डोमेन रेंज जो है ग्राफिकली भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये सारे नोट्स वोट्स अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।